के शो में। सियासतदानों की नैब खत्म करने की ख्वाहिश क्या जाती मफादात कार फरमा? कुलभूषण की अपील से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस अपोजिशन सीख पा। अस्सलाम वालेकुम। पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। सब में पहले अहम तरीन पैगाम पोलियो के हवाले से। पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज 20 जुलाई 2020 से हो चुका है। इस पोलियो मुहिम के अंदर तकरीबन 8 लाख बच्चों को तमाम हिफाजती इक़दाम के साथ, यानी जो SOPs हैं कोरोना वायरस की, उनके मुताबिक पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। ये तमाम वो डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जहां पर रिसेंटली केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में इस साल भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं, पिछले साल भी तकरीबन 140 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे। पाकिस्तान अभी भी उन 3 ममालिक में शामिल है जहां पोलियो वायरस अभी भी एग्जिस्ट करता है, जिससे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश भी यही है इस मैसेज के थ्रू, कि आप लोग बढ़ चढ़कर इस मुहिम में हिस्सा लें। इंसदाद पोलियो मुहिम में अगर पोलियो टीम आपके घर आती है तो इस मुहिम का हिस्सा बने, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो सके और पाकिस्तान इस जंग को जीत सके। हम सब एक हैं और हम सब मिलकर खड़े हैं पोलियो के खिलाफ इस जंग में, और हम इस जंग को इंशाल्लाह जीतेंगे। हम एक हैं। और आपको बताते चलें कि इसमें जिस तरह मैंने बताया कि जो वैक्सीन पिलाने का तरीक़ाकार है, वो तमाम जो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है वो पोलियो वर्कर्स को दी गई है। उसके बाद वो आपके घर आएंगे और तमाम SOPs को फॉलो करते हुए ये वैक्सीन आपको पिलाई जाएगी। जब स्मॉल पॉक्स खत्म हो सकता है, जब पोलियो इंडिया और बांग्लादेश से खत्म हो सकता है, तो आपसे ये सवाल जरूर पूछें कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में अब तक ये खत्म नहीं हुआ है। और इस सवाल को जहन में रखते हुए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखते हुए, अपने बच्चों को इस वैक्सीन को जरूर पिलाएं। इस पैगाम के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, सियासत के मैदान में बड़ी गर्मा गर्मी है। हमने देखा है कि आज बिलाल भुट्टो साहब और मुराद सईद साहब बयानबाजी जारी रही। बिलाल भुट्टो ने आज इस वक्त बहुत से मामलात, कुलभूषण यादव के मामले को लेकर कौमी असम्बली बड़ी हंगामा आराई हुई उस ऑर्डिनेंस से मुतालिक, उसके मुतालिक क्या कहा बिलावल भुट्टो ने, NROs जो हुकूमत ने दिए हैं बकौल उनके क्या इल्जाम लगाए। लेट्स हियर दिस फर्स्ट प्रोग्राम का आगाज करते हुए लेट्स हियर दिस। इनका पूरा का पूरा अदारा, नैब का अदारा अब गैर आईनी बन चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत को ऑपोजिशन के साथ मिलना चाहिए, काम करना चाहिए, ताकि हम एक नया एहतसाब के अदारा खड़ा कर दे, एक नया एहतसाब के अदारा खड़ा कर दे जो हुकूमत का भी एहतसाब करे, जो ऑपोजिशन का भी एहतसाब करे। कुलभूषण यादव का बात आता है तो उनको भी NRO देने पड़ता है। एहसान का बात आता है तो उनको भी वो NRO दे रहे हैं। वो कितने NROs देंगे जनाब स्पीकर? वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं जी सर, जहांगीर तरीन को भी NRO मिला है, BRT मंसूबा को भी NRO मिला है, मालम जब्बा पे भी NRO है, बिलियन ट्री सुनामी पे भी NRO है, चीनी चोरी पे NRO, आटा चोरी पे NRO, तेल की चोरी पे NRO। ये तो तकरीर है इस पर, और इस मामले के ऊपर कुलभूषण यादव पे हम आएंगे, लेकिन नैब पे जो बात की बिलावल ने, आपको पता चले कि नैब की अपनी रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। नैब की अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक नैब ने साल 2019 में तकरीबन 53,643 शिकायत मौसूल की, और ये शिकायत पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा थी। नैब ने तकरीबन जो इनमें से शिकायत हैं जो 53,000 आई, इसमें से 42,670 शिकायत को प्रोसेस किया आगे। साल 2018 में जो इससे पहले शिकायत मौसूल हुई थी वो उसकी तादाद कम थी, वो तकरीबन 48,591 शिकायत मौसूल हुई थी, और जिनमें से 41,414 शिकायत को प्रोसेस किया गया था। नैब ने साल 2019 में 1308 शिकायत की जांच पड़ताल की, 1686 इंक्वायरीज और 609 इन्वेस्टिगेशंस की हैं। ये वो नंबर्स है जो नैब खुद दे रही है कि हमने क्या किया, क्योंकि आपको हम सियासतदानों का मौकिफ तो दिखा रहे हैं, हम आपको बताएं नैब का मौकिफ क्या है। इसी तरह साल 2019 में नैब ने 141 अरब रुपए कौमी खजाने को लूटी हुई रकम वापस करने का दावा किया। 141 अरब रुपए गुज़िश्ता 2 सालों में, यानी जब से जस्टिस जावेद इकबाल आए हैं, 178 अरब रुपए नैब के मुताबिक नैब कौमी खजाने को लूटी हुई रकम वापस कर चुकी है। और अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो नैब अब तक तकरीबन 467 अरब रुपए कौमी खजाने को लौटा चुकी है जो लूटी हुई रकम थी। नैब के और डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक कहा गया है कि तकरीबन 900 अरब रुपए मालियत के 1219 करप्शन रेफरेंसेस नैब के इस वक्त भी मुख्तलिफ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में
जेर समात हैं, जेर इस वक्त अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में सुने जा रहे हैं। मुकदमात 1219 रेफरेंसेस हैं। इसी तरह से यह भी कहा गया कि नैब की जो कन्विक्शन रेट है वो 68% से ज्यादा है, और ये जो नैब का 68% रेशो है ये नैब के मुताबिक दुनिया में सब में ज्यादा माना जाता है, कम से कम रीजन में तो सब में ज्यादा माना ही जाता है। ये नैब का मौकिफ है इस बारे में। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अहमद जवाद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त सेक्रेटरी इत्तलात हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर राइट फारूक हमीद साहब साबिक डायरेक्टर नैब साथ हैं, आज हमला पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक हमीद साहब, तरामीम की बड़ी बात हो रही है, तरामीम का मुसवदा तैयार हो गया, आपने भी कोई मुसवदा ट्वीट कर दिया पीपल्स पार्टी का, क्या मुसवदा है? आप पहले अपना मुसवदा बताएं हमसे, फारूक हमीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही मेरी आपको? जी देखिए सुफियान, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। बात यह कि ये एक आप समझे एक सियासी डिमांड है एक मुल्जिम की। ये आप मत कहें कि सियासतदानों की डिमांड है, ये मुल्जिमान की डिमांड है कि जनाब नैब एक गैर आईनी इदारा है। नैब बिल्कुल एक गैर आईनी इदारा नहीं, नैब आइन के एक आईनी इदारा है। हाँ, उसमें कोई खामियां हैं वो दूर की जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने वर्डिक्ट में कोई ऐसा फैसला नहीं दिया कि जी आप नैब को बंद कर दें, बल्कि उन्होंने तो ये कह दिया है कि ये वो मुतमिन नहीं है कि ये जो पेस ऑफ ट्रायल चल रहा है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, वो ये कह रहे हैं कि जनाब 120 एडिशनल कोर्ट कायम किए जाएं और 90 दिन में उनका फैसला होना चाहिए। और इससे इंडिकेट क्या कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि ये इदारे में जो थोड़े बहुत रिफॉर्म है, बिल्कुल मीनिंगफुल रिफॉर्म होनी चाहिए, लेकिन एहतसाब का अमल तेजी से चलना चाहिए पाकिस्तान में। दूसरी बात यह है कि मैंने जो ट्वीट किया था, देखें बिल्कुल समराइज अगर मैं करूं तो बिलावल भुट्टो साहब या बाकी जो लोग मुल्जिमान हैं इसमें, वो ये चाहते हैं कि ये बन जाए नेशनल इक्विटल ब्यूरो, जहां पे आम माफी हो, सब लोगों को एनआरओ मिल जाए, केसेस क्लोज हो जाएं, और जनाब ये जो गपशप का माहौल होना चाहिए एहतसाब में, हेलो हाई फ्रेंडली टाइप किस्म का एहतसाब का प्रोसेस पाकिस्तान में होना चाहिए, और एक ओपन फिजा हो लूट मार की, जो भी आपके मेगा करप्शन की वगैरह। तो मेरा ख्याल है वो ये चाहते हैं कि ये जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जो कि मैं मानता हूं इसमें खामियां हैं, नैब ने कुछ गलतियां की हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और सबसे बड़ी गलती उनकी ये है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने सही ऑब्जर्व किया है कि जनाब ये आप 2-2 साल लोगों को अरेस्ट करते हैं, रेफरेंस आप दायर नहीं करते हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। और ये वाकई नैब के अपने कानून के, मैं समझता हूं कि जो मैकेनिज्म है उसके ये मुनाफी है। और आज एक और बात सामने आ गई कि नैब ने अभी तक अपने रूल्स नहीं बनाए हैं, ऑर्डिनेंस के तहत उनको रूल्स बनाने थे। मैं हैरान हूं कि अभी तक वो रूल्स क्यों नहीं बना सके। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, देखें इस वक्त जो मुल्जिमान है वो ये चाहते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हो, पीएमएलएन की एक और बात जो है वो बिल्कुल जायज है कि ये वन साइडेड मामला क्यों चल रहा है। जनाब मामला 2 साइडेड होना चाहिए कि जो पीटीआई में जो अभी भी मेगा स्कैम सामने आए हैं, उनके लोगों को, जो मुल्जिमान हैं, उनको क्यों नहीं जो है अभी तक अरेस्ट किया गया, फिर उनको भी अरेस्ट करें उसी तरह जिस तरह पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के लोगों को कर रहे हैं। तो लेकिन देखे ना, फेयर अकाउंटेबिलिटी तो ये होती है ना, अक्रॉस द बोर्ड करे, ताकि कोई ये ना कि वन साइडेड मामला हो रहा है, क्योंकि वन साइडेड होगा तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन सही है कि फिर वो परसीव किया जाएगा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये परसीव किया जाएगा ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, जो कि नैब का बिल्कुल मकसद नहीं होना चाहिए, और ना ये काम ऐसा होना चाहिए, ना हम इसकी पाकिस्तान के अवाम इसकी इजाजत देंगे। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज चेयरमैन है अपना चेयरमैन बिलावल साहब, वो बात कर रहे हैं कि नैब को बंद कर रहे हैं। मैं आपको ले जाता हूँ 25 मार्च 2008 तो मैं इसके 25 मार्च को जब आप ले जा रहे हैं, इस हकीकत पर आऊंगा। पीपल्स पार्टी भी साथ होगी, हमारे साथ है कुलभूषण यादव के मौजू पर भी हम आएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात, नैब को खत्म करने की ख्वाहिश, आखिरकार पीछे क्या कारफरमा इस वक्त इरादे हैं, क्या नीयत है, इस पर आने से कबल जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखे हैं, नैब की अपनी कारकर्दगी क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं। 141 अरब रुपए 2019 में और 178 अरब रुपए 2 सालों में।
आपको पता चले कि एक बड़ी रिकवरी नैब जो इस वक्त है वो और भी करने लगी है हाउसिंग के अंदर एक स्कैम में, ये भी कुछ दिनों में ब्रेक होगी और किस तरह से जो इसमें अरबों रुपए का 17 अरब रुपए का कहा जा रहा है कि उसमें रिकवरी होगी, जो लोगों को पैसा वापस किया जाएगा। लेकिन क्या ये सब काफी है या इसको भी मजीद नैब में जो गलतियां मौजूद हैं जिसको सब तस्लीम करते हैं उसको दूर करने के लिए कानूनी तरमीम की जरूरत है? फारूक हमीद साहब, आप फरमा रहे थे 25 मार्च कुछ आप बता रहे थे, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता रहे थे, अगर आप बेनकाब करें प्लीज फारूक साहब। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे व्यूअर्स को पता लगनी चाहिए, क्योंकि हमारी हम नॉर्मली चीज भूल जाते हैं। 25 या 26 मार्च को जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का आई थी 2008 के एनओर के बाद उनको मिला था जनरल मुशर्रफ के हाथों से, तो जो पहली तकरीर थी मोहतरम प्राइम मिनिस्टर उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब की, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि हम नैब के दायरे को बंद करने जा रहे हैं। तो जनाब, नैब का दायरा वो गवर्नमेंट पावर में थी, उन्होंने क्यों नहीं बंद किया? इसलिए नैब को बंद नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने उस 5 साल में जो बाद में एनआरओ जो है कैंसिल हो गया था, वो तमाम केसेस उन्होंने खत्म कराने थे, वो तमाम इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने खत्म करानी थी, अपने तमाम एसेट्स उन्होंने वापस लेने थे। और आपको मैं एक आज शेयर कर रहा हूं जो कभी मैंने किसी से बात शेयर नहीं की, 2008 में और जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं आई, हमें नैब हेडक्वार्टर से बकायदा ये कम्युनिकेशन आई कि जनाब अब आपका जो रिकॉर्ड है, आपकी रिकॉर्ड की सेफ्टी में आपको खास मोहतात होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट्स है कि कुछ इरादे ठीक नहीं है, नैब का रिपोर्ट, ये स्विस केसेस का रिकॉर्ड आगे पीछे गड़बड़ हो सकती है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये एक तो ये बैकग्राउंड है। 2008 में आप जब नैब लाहौर में थे, डायरेक्टर थे नैब लाहौर में, इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर थे, उस वक्त आप कह रहे हैं कि आपको ये कम्युनिकेशन नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद से आई कि अपने रिकॉर्ड को आप महफूज रखें, तो इसमें आपने इंटरप्रेट ये किया कि क्या कोई सियासी पार्टी आपको रिकॉर्ड छीन सकती है? क्या मतलब आपने इंटरप्रेट किया इसका? ये नाम लिया गया कि आपको खतरा है? देखिए, पीपल्स पार्टी, अच्छा देखिए उन्होंने पार्टी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा रिकॉर्ड को आप सेव करें, और उसकी वजह यह थी कि उस वक्त पीपल्स पार्टी नई आई थी, नैब के पास बड़ा वैल्यूबल रिकॉर्ड था, खासकर स्विस केसेस का और जरदारी साहब का सारा और बाकी के केसेस जो थे। तो खदशा ये था कि ये आएंगे, ये रिकॉर्ड को कोई टेम्पर करेंगे, कोई टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे वगैरह वगैरह। तो लिहाजा ये एक फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ हुआ था, और जारी बात हम मुताद थे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 5 साल पीपल्स पार्टी, 5 साल पीएमएलएन, ये नैब में बंद क्या करना, ये नैब की तरमीम, ये लोगों की आपस में तरमीम से पहले मैं फारूक साहब नहीं कर सके। तरमीम से पहले फारूक साहब मैं आजिज ढामरा साहब को इंट्रोड्यूस कराता चलूं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। आजिज साहब, आपसे पहले पूछ लूं इस बात को, क्योंकि फारूक हमीद साहब कह रहे हैं कि इन्हें खदशा था पीपल्स पार्टी रिकॉर्ड को भी नुकसान पहुंचा सकती है नैब लाहौर में। आपका, क्योंकि आप लोग क्या शुरू से ही नैब के खिलाफ थे, जिस तरह अभी बता भी रहे कि गिलानी साहब ने भी कहा, तो शुरू से ही एजेंडा है कि नैब के खिलाफ? आजिज ढामरा साहब प्लीज योर कमेंट। मादरत के साथ, ये कौन साहब थे जो बात कर रहे थे? ये ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हैं जी, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन नैब लाहौर रह चुके हैं, ये हमारे साथ प्रोग्राम में है जो ये बोल रहे हैं। आजिज ढामरा साहब, आपका मौक़िफ़। नैब पंजाब, नैब पंजाब। अच्छा, मादरत से क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया प्रोग्राम चलती हुई बात जी जी, तो इसलिए मैं कह रहा था। अच्छा देखें, अभी ब्रिगेडियर साहब ने ये बात की कि पता नहीं कोई दूसरे मुल्क की कोई फौज आएगी और ये हमला कर देगी और वो हमला कर देगी। देखें, एक इंस्टीट्यूट है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह क्यों करेगी? पीपल्स पार्टी ही तो वो वाहिद गवर्नमेंट थी जिसके ऊपर इस तरह केसेस चले हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत पे। ये मैं नैब के कायम होने से पहले की बात करता हूँ। वो दौर कौन सा है जिसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं की गई हो, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई हो, करप्शन से लेके मर्डर तक के तमाम इल्जामात मौजूद हों और पीपल्स पार्टी की क़यादत पाकिस्तान में मौजूद हो, और पीपल्स पार्टी फिर इसी मुल्क के इदारों जुडिशरी से फिर उन केसों से बरी भी हो गए। अगर कोई इतना बड़ा मवाद था जिसके लिए ये खतरा था कि नैब हेडक्वार्टर से कोई पैगाम आया कि आप अपने रिकॉर्ड को ठीक करें, तो वो जो बड़ा इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड था उसका क्या हुआ? कितने लोग उसमें सजा याफ्ता हो गए? कितनों को नैब ने सजाएं दिलाई हैं? सिवाय इससे कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो पसंदीदा नापसंदीदा लोग हैं नैब के, मतलब कोई अपोजिशन का अगर कोई बंदा है, अभी भी क्या हो रहा है? अभी तो पीपल्स पार्टी नहीं है, मगर ये नैब के चेयरमैन क्यों फरमा रहे हैं कि मैंने हुकूमत का एहसास किया तो हुकूमत गिर जाएगी और फिलहाल लोगों के मेरे पास लेकिन आज रमज़ा साहब ने जो सवाल पूछा ना, ये सवाल का जवाब मैं पहले सवाल आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल पूछा है आज रमज़ा साहब। मैं पूछना ये चाहता हूं कि अगर इतना बड़ा वेट मवाद था नैब के पास
तो सजा क्यों नहीं हुई? सजा क्यों नहीं हुई फारूक हमीद साहब? वो सारा था आपके पास स्विस अकाउंट्स का, अगर नैब पे लाहौर में उसका आचार बना के आपने सेल कर दिया तो रिकॉर्ड। आज हमरा साहब पूछ रहे हैं आपका योर आंसर फारूक हमीद साहब प्लीज, कि वो रिकॉर्ड कहाँ गया सारा? बहुत अच्छा सवाल है हमारे मोहतरम लीडर साहब का, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब एनआरओ हुआ था वो तमाम रिकॉर्ड एनआरओ से 5 महीने पहले 2 ट्रकों में लोड होकर लाहौर से चला गया था। वो स्पेशल जो सेल था अपना स्विस केसेस का, वो उसको डिसबैंड कर दिया गया था और वो रिकॉर्ड इस्लामाबाद चला गया था। और क्योंकि एनआरओ हो गया था तो जाहिर बात है नैब ने उन केसेस को पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर परसू करना छोड़ दिया था, क्योंकि एनआरओ कानून बन गया था। तो लिहाजा ना कोई कन्विक्शन होनी थी, ना कोई केस आगे चलना था, वो तो रिकॉर्ड ही था। और आज भी मेरा ख्याल है पता नहीं किस हालत में वो रिकॉर्ड वहां पड़ा होगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। जी आज रामरा साहब आपने एनआरओ कर लिया, वो रिकॉर्ड ही सारा गायब कर दिया। एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए जी, एक कानून बन गया, एनआरओ हुआ। अच्छा, एनआरओ खत्म भी हुआ, तो क्या पाकिस्तान के अंदर ये मुमकिन है कि इस तरह के इदारे जो एक एहतसाब के बड़े इदारे हैं और पाकिस्तान के कायम होने से बाद नैब जैसा कोई इदारा ही नहीं है, तो ये सारा रिकॉर्ड अब क्या कर रहा है, अब कहां पे है? उसके बाद जो बनने वाले केसेस हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर सिंध असेंबली के स्पीकर को रावलपिंडी से गिरफ्तार करने के बाद 9 घंटे उनकी फैमिली को हिरासत किया गया, इस तरह का वाकया और कहीं हुआ है और किसी शख्स के साथ हुआ है कि उनकी फैमिली को उस बंदे के गिरफ्तार होने के बाद इस तरह हिरासत किया गया है? अंदर खवातीन हो और बाहर लोग आपको कहते रहे कि अंदर हमें जाने दिया जाए, खवातीन को सिक्योर करना दिया जाए, मगर वहां पर सिगरेट पी के उनके मुंह पे धुआं मारा जाए, मगर अब तक वो रिकॉर्ड क्यों कायम नहीं है और क्यों जमानतें मिल रही है? आज ख्वाजा साद रफी को जमानतें क्यों मिल रही है और पीपुल्स पार्टी को छोड़ दें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नैब के बारे में क्या कह रहे हैं? वो तो जजमेंट को कोट करते हुए ये बात करते हैं। जुडिशरी के हवाले से आप मेहरबानी करके जुडिशरी के हवाले से पे कोई तबसरा कर दे अच्छा सा, जो आप पीपुल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर। चलिए जुडिशरी के जो फैसले पे बात करते हैं, अहमद जवाद साहब आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? कि यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी अभी फारूक हमीद साहब बात कह रहे हैं बड़ी अहम है, लेकिन वो कहते हैं एनआरओ हुआ, वो डॉक्यूमेंट सारे चले गए, वो भी सही कह रहे हैं डामरा साहब कि अगर वो डॉक्यूमेंट्स गए तो आप किधर हैं? अहमद जवाद साहब आप बता दें, कुछ आप लोग पता लगा लें किधर हैं, अब आपकी तो हुकूमत है। जवाद साहब थैंक यू वेरी मच। यकीनन मैं कुछ कहना चाहूँगा इसलिए कि आपने इनवाइट किया है। देखिए, जैसे कि आपके प्रोग्राम का जो टाइटल है ना वो बेनकाब है जी। ये जब हम एहतसाब की बात करते हैं तो जो अवाम होती है वो उन जराइम को, वो जो इस मुल्क के साथ जो भी ज्यादती हुई है, करप्शन हुई है, वो चाहते हैं वो बेनकाब हो। और उस बेनकाब करने में जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप मेरा एहतसाब करें और मेरे साथ वाले बैठे हुए शख्स का एहतसाब ना करें तो मैं ज़रूर है उसके ऊपर ऑब्जेक्ट करूंगा कि जी इसका भी एहतसाब करें। ये तो एक हर मुजरिम जो है जब आप उसका एहतसाब करेंगे तो वो कहेगा दूसरे का क्यों नहीं किया। तो ये तो एक इस कंक्लूजन पे हमें लेके आता है कि अगर इस मुल्क में एहतसाब करना है तो बिला इम्तियाज़ एहतसाब होना चाहिए। वो सिर्फ सियासी लीडरों का या सियासी पार्टियों का नहीं बल्कि तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स का भी एहतसाब होना चाहिए। उन तमाम बड़े बड़े अशराफिया का कि जिन्होंने इस मुल्क में दौलत इकट्ठी की है और उस दौलत के पीछे वो फाइलें हैं जिनके नीचे पहिए लगे होते हैं। तो ये तो एहतसाब अवाम ये कहती है सबका करें, वो कहते हैं बेनकाब करें। देखें ये तो इसका पर्सपेक्टिव हो गया। अब जरा एनआरओ के ऊपर आ जाएं। एनआरओ की तारीख क्या है? एनआरओ की तारीख ये है कि एक मिलिट्री डिक्टेटर ने एक एनआरओ दिया था। ये फर्स्ट टाइम टर्म जब इस्तेमाल हुई थी। और वो किसको दिया था? इसको लेने वाले कौन थे? इसमें पीपल्स पार्टी थी, इसमें नून लीग थी, इसमें एमक्यूएम थी, इसमें जराइम पेशा सियासी लोग थे जिनको एनआरओ दिया गया। तो ये इसकी तारीख है, हमेशा इसको जरूर याद रखें। अब इस एनआरओ के तहत सियासी मैदान में इन लोगों की वापसी हुई 10 साल तक। उसके बाद ये बिल्कुल सुकून और चैन की जिंदगी इन्होंने गुजारी। उसके बाद इनको एनआरओ और नैब ये सारी चीजें जो हैं अब बुरी लगने लग पड़ी। ये तो सियासी मैदान में इनकी वापसी जो है वो एनआरओ के तहत हुई है। तो आज अब नैब इनको इसलिए बुरा लग रहा है कि आज नैब जो है वो इनकी डिक्टेशन या इनकी हदायत के मुताबिक नहीं है। नैब इसलिए बुरा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि विलियंट्री सुनामी पे नैब कुछ नहीं कर रहा, आपकी शुगर कमीशन पे नैब कुछ नहीं कर रहा, जहांगीर तरीन पे कुछ नहीं कर रहा नैब। वो कहते हैं नैब जो है वो आपके लोगों को नहीं पकड़ रहा, इसलिए भी बुरा लग रहा है इस वक्त। अहमद जवाद साहब आपके लोग क्यों नहीं बचे हैं? जी लेकिन मेरी तो हमेशा, मैं बिल्कुल सैफान आपने दुरुस्त सवाल किया है। मैं ये कहता हूं कि नैब के बारे में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग या किसी को भी
पीटीआई के किसी प्रोजेक्ट के हवाले से अगर कोई डाउट है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो देखें अदालतें तो खुली हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पनामा का मुकदमा लेके अदालत में नहीं गई थी? क्या वो उसका स्टार्ट मौका दे, मैं एक ब्रेक के बाद आपका जवाब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करते हैं पूरा। अनफॉर्चुनेटली ब्रेक है, इसके बाद आते हैं और आपके पास कंप्लीट आपका जवाब इस पर हासिल करते हैं। फारूक हमीद साहब से और राजन अमर साहब से बात भी करते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात नैब के हवाले से, नैब पर उठने वाले सवालात, नैब की अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट क्या कहती है, क्या नंबर्स क्या कहते हैं, रिकवरीज, इंक्वायरीज, जो डेटा है वो क्या कहता है साल 2019-2018 का और पिछले 5 सालों का, और जो अब तक नैब बनी है अब तक कितनी रिकवरीज नैब कर चुकी है, सारी आपके सामने रखी है। मैं जवाब साहब, आप तहरीक इंसाफ की तरफ से आप बता रहे थे कि अगर हम पर केसेस हैं और आगे नहीं बढ़ तो अपोजिशन को हक है कि अदालत जाएं, और बहुत से केसेस में अपोजिशन गई है, नैब भी गई है, अदालतें भी शायद अप्रोच की है बीआरटी वाले मामले पे और दीगर मामला पे जो सेरे समात हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जो गैर जानिबदारी जो वो देखना चाहते हैं वो नजर नहीं आ रही उन्हें। अब इसका क्या है जवाब साहब? ये उन्हें लगता है कि नैब इज टिल्टेड, तो ये इल्जाम है जिसकी वजह से नैब की कारकर्दगी पे एक जो इल्जाम लगता है वो ये है। अहमद जवाब साहब देखें, अगर नैब टिल्टेड है तो अदालतें तो टिल्टेड नहीं है। जहां से इनको तमाम जमानतें मिली हैं वो तो टिल्टेड नहीं है, वहां से तो इनको रिलीफ मिला है। तो फिर ये अदालतों में अपने केसेस जाके लड़ें और बताएं कि पीटीआई ने करप्शन की है। जिस जिस केस में भी ये समझते हैं वहां पे जाके अपना एविडेंस लेके जाएं, उसको खाली टॉक शोज तक क्यों महदूद रखा जाए। और देखें, नैब का मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ एक मैटर ऑफ कन्वीनियंस की बात है। जब आपको वो कन्वीनियंस थी, जब वो आपके ताबे थी, 10 साल तक आपके ताबे थी, तो आपको नैब के कानून पे भी कोई एतराज नहीं था, नैब की ऑर्गेनाइजेशन पे भी कोई एतराज नहीं था। अब वो आपके ताबे नहीं है, इसलिए आपको नैब चुभ रही है। और जब आप एनआरओ की बात करते हैं तो ये क्यों भूल जाते हैं कि इस मुल्क में बाबाए एनआरओ कौन है? वो कौन है कि जिनको सबसे पहले एनआरओ जिन्होंने हासिल किया था वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, वो नून लीग की लीडरशिप है, वो दूसरे सियासी पार्टियां हैं उनकी लीडरशिप है। ये तो एनआरओ की बात ही नहीं कर सकते। इनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप अगर मौलाना फजलुर रहमान यहाँ इस्लामाबाद में धरना देते हैं तो ये वहां पे नजर नहीं आते, मुस्लिम लीग नून नजर नहीं आती, फजलुर रहमान जो है वो बाद में शिकायतें करता फिर रहा है कि ये क्या हुआ मेरे साथ जी, मुझे तो ये छोड़ के चले गए। और उसके पीछे क्या वजह है? क्या उसके पीछे एक जमानत है? यानी कहने का मकसद ये है कि आज आप इनकी जमानतें कर दें, आज हम इनको बरी कर दें, तो उसके बाद नैब पे भी एतराज खत्म हो जाएगा, एहतसाब पे भी एतराज खत्म हो जाएगा और सब सुख चैन की जिंदगी इस मुल्क में गुजारेंगे। नहीं, नैब के बारे में तो जब नैब के अरेस्ट जो चेंजेस आई थी, अरेस्ट पावर्स और दीगर मामलों में, तो इमरान खान साहब ने भी कहा था कि मेरे दोस्त परेशान थे, वो भी सही हो गए, और मतलब उनके लिए भी अच्छी खबर है। जब वो कराची में उन्होंने बात की थी, उसके बाद आपके फवाद चौधरी साहब भी एक बार जो हेलीकॉप्टर वाला केस था वज़ीर आज़म पर, उन्होंने बोला कि एक ऐसा केस बना दिया। तो आपके अपने वजीर भी बयान देते रहे नैब के एटीट्यूड पे, अहमद जवाद साहब आपकी अपनी पार्टी के लोग भी बयान देते रहे, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं तो खामियां होंगी, या आप लोग कह रहे नहीं ओके है, सब ठीक है, फिर क्यों बयान दिया? जी बिल्कुल सैफान, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं। देखें, जो नैब के अपने स्टेटिस्टिक्स हैं वो एक जाविया है। एक जाविया ये है कि अवाम ये देखती है कि एक शख्स को आप किसी इल्जाम के तहत गिरफ्तार करते हैं और आप उसका रेफरेंस नहीं दायर कर सकते। एक टीवी चैनल है जिसके बारे में रोजाना वो गिनती हो रही होती है, आज 130 दिन हो गए हैं, उसके बारे में आता है कि जी रेफरेंस नहीं अभी तक दायर किया गया। तो देखें, ये तो फिर अवाम का, मीडिया का एक ओपन चैलेंज होता है नैब के साथ कि आप अगर किसी को गिरफ्तार करते हैं तो आप में कम से कम इतनी कैपेसिटी तो होनी चाहिए कि आप उसका रेफरेंस, उसका चार्ज दायर करें ताकि उसको प्रोसिक्यूट किया जाए। देखें, ये तो इस बात से बिल्कुल कोई इनकार नहीं है कि नैब की कैपेसिटी और उसकी सलाहियत, चाहे वो उस प्रोसिक्यूशन की सलाहियत है, क्यों नैब में एक साल रहने के बाद एक केस में एक बंदे को अंदर रखने के बाद वो जमानत पे रिहा हो जाता है, तो क्या ये प्रोसिक्यूशन की जो है वो कभी नहीं इसमें नजर आती? तो यकीनन नैब में जो उसकी वीकनेसेस हैं उसको बेहतर करने के लिए ये अपोजिशन और हुकूमत मिलकर उस कानून को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि आज आप इनको एनआरओ दे दें
तो नैब शैब के सब मसाइल खत्म हो जाएंगे, इनको कोई एतराज नहीं होगा। मसला ये है असल में। अच्छा, आज नैब की रिस्ट्रक्चरिंग की अगर बात होती तो ये 10 साल में कर चुके होते ये। जो पुरानी वाली नैब थी, और मैं भी कहता हूं कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब की नैब थी, तो उस वक्त इतनी मैंने तनकीद नहीं आपकी पार्टी से भी और पीपल्स पार्टी नून लीग कहीं से नहीं सुनी, और इससे पहले भी नहीं सुनते थे। अभी जावेद इकबाल साहब 2 साल में 178 अरब की रिकवरी कर चुके हैं, तो अब ज्यादा तनकीद आप लोगों की तरफ से आ रही है। वजह इसकी क्या है इस वक्त आजिज हमरा साहब? देखें, पहली बात तो अहमद जवाद साहब ने जो बातें की, अभी पता नहीं क्यों जब हम बात नैब की करते हैं, उस पर तनकीद करते हैं तो गुस्सा पीटीआई को आ जाता है, और जब पीटीआई के ऊपर तनकीद बिलावल भुट्टो जरदारी करते हैं तो गुस्सा एहसानुल्लाह एहसान को आ जाता है और वो धमकी दे देते हैं। एक तो ये अजीब मसला इनका कनेक्शन का जो वो समझने से हम काफिर हैं। और जहां तक अभी इन्होंने बात की ना कि नैब का जो मसला है पीआरटी के इशू पे और मालूम जब्बा पे, आपको याद होगा कि पीपुल्स पार्टी केपीके की क़यादत ने एक डेलीगेशन बना के नैब के हेडक्वार्टर को रिमाइंडर दिलाया था, मगर पीआरटी पे ये क्योंकि ये सो कॉल्ड एक क्रेडिबल हुकूमत है, वो छुप गई इस पे। भाई आप अगर आपके हाथ साफ हैं, आप कोई करप्शन कर ही नहीं सकते। आप तो अभी भी कह रहे हैं कि 31 दिसंबर 2020 तक कंस्ट्रक्शन कंपनी में 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी है इन्होंने, और उन्होंने लोगों को ऑफर की है कि जहां से भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपसे पूछा नहीं जाएगा। अब यहाँ पे नेब का काम नहीं होता कि भाई गवर्नमेंट ने तो ये बात कर दी, मगर हमें खदशा है कि जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा कहां से आएगा। अगली बात मैं कहना चाहता हूं, अलीम खान, उसको जमानत पे रिहा होते हुए 1 साल हो गया। अच्छा, नेब अगर अपोजिशन के किसी रहनुमा को कोई जमानत मिलती है तो वो उस जमानत के एहतसाब अदालत की जमानत के अगेंस्ट अदालत में चैलेंज कर देती है उस चीज को। अलीम खान केस में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और मैं अपनी कम अकली की वजह से ये पूछ रहा हूं, आप मुझे गाइड कीजिएगा कि नेब ने अलीम खान की जमानत के अगेंस्ट गई किसी अदालत में? 3 महीने का अपील का टाइम होता है, वो टाइम बॉस हो गया है। 1 साल हो गया अलीम खान को जमानत पे रिहा होके, और नेब जो है वो नहीं गई किसी भी अदालत उसको चैलेंज करने के लिए। और दूसरी बात कि नेब के चेयरमैन बेचारे अगर ये कहें कि जी हमारे पास सब कुछ मौजूद है, मगर किसी की सेहत का मामला है वजीर की, और इन हुकूमत के खिलाफ हमने कार्रवाई की तो ये हुकूमत गिर जाएगी। कमर जमान इंटरव्यू में कहा था ना, वो वीडियो नहीं थी। ये नेब चेयरमैन अंडर प्रेशर है, एक वीडियो, इससे कौन इनकार करेगा? कोई भी नहीं कर सकता। और प्राइम मिनिस्टर साहब जब ये ऑर्डिनेंस लाए, उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त परेशान हो रहे हैं नेब की वजह से, और अचानक ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट लाया। ये तो नेब को पावरफुल करना चाहते हैं। नेब से तो इरिटेशन पीपल्स पार्टी को है, पीएमएल-एन को है। तो भाईजान आप ऑर्डिनेंस कैसे लेके आए किसी मशवरे के बगैर? आप नेब के कानून को क्यों तब्दील कर रहे हैं? सही। फारूक अमीर साहब, ये अलीम खान वाली जो बेल अगर उनकी जो हुई थी उसके बाद अगर चैलेंज नहीं हुई, तो इस पर आप क्या आप बता सकते हैं क्यों नहीं हुई नाब की तरफ से? फारूक अमीर साहब देखिए, जो हमारे मोहतरम पीपल्स पार्टी के लीडर हैं वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। नैब का काम है कि केस को आगे परसू करना, अगर कोई बेल मिली है तो उसको भी आगे उन्होंने उसको चैलेंज करना है, आगे लेके जाना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो ऐसी कोई खबर कभी आई नहीं है। एक तो ये, इसी तरह आप देखें मोहतरम जरदारी साहब के कुछ केसेस हैं उसमें नैब अपील में गई है, लेकिन उसके ऊपर कोई फॉलो अप जो है हम नहीं सुन रहे। तो फॉलो अप में भी प्रॉब्लम आ रहा है। देखें होना क्या चाहिए, मैं समझता हूँ जिस तरह पीआईए या सिविल एविएशन के कह रहे कि एक मेजर शेकअप होना चाहिए, मैं समझता हूँ नैब के अंदर भी एक पर्जिंग होनी चाहिए, शेकअप होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोग वहां पे अभी भी, जिसको हम कहते हैं ना हॉटस्पॉट, अभी भी पीएमएल एंड पीटीआई के कुछ लोग जो भर्ती हुए थे पिछले 10 साल में इन दोनों हुकूमतों के दौर में, वो लोग वहां मौजूद हैं। वो सॉफ्ट कॉर्नर है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन के हैं चाहे इन्वेस्टिगेटर्स हैं। तो ये एक शेकअप वहां पे अंदर होना चाहिए नैब के अंदर भी, ताकि उन लोगों को आइडेंटिफाई करके वहां से निकाला जाए। एक दूसरी, बिलावल साहब ने चेयरमैन नैब की रेजिग्नेशन की बात की। मैं यहां पे ये कहूंगा कि वीडियो की बात भी की है, असूलन तो मौजूदा चेयरमैन नैब को जब वीडियो आई थी पिछले साल के शुरू में, उनको वैसे ही रिजाइन कर देना चाहिए था। लेकिन बहरहाल अब उनके 3 साल हो गए हैं, 1 साल उनको और रहता है। और ये याद रखें 2008 के बाद जितने चेयरमैन नैब लगे हैं, ये तमाम पीपल्स पार्टी और पीएमएल की बाहमी मुशावरत नैब ऑर्डिनेंस के तहत, कोई इलीगल नहीं है, कानून के मुताबिक है, लेकिन लोग लगाए गए हैं। और मैं ये सिर्फ कहूंगा कि आपने कमरुज़्ज़मान साहब का नाम लिया, उनके बारे में तो कहा जाता था तो वो तो उनके घर के आदमी है। तो माय पॉइंट इज दिस,
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात, नैब पर उठने वाले सवालात और नैब की अपनी कारकर्दगी क्या रही, नैब की जबानी यानी नैब किन फिगर्स और फैक्ट्स को पेश करती है अपनी इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस, कंप्लेंट्स और कितने रेफरेंसेस नैब ने कहा है कि उसने अब तक जेर समात हैं। 900 अरब मालियत के 1200 से ज्यादा रेफरेंसेस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में जेर समात हैं। इसके अलावा नैब तकरीबन 141 अरब रुपए 2019 में रिकवरी और 178 अरब रुपए पिछले 2 साल में रिकवरी कर चुकी है। नैब ये भी कहती है कि मजमूई तौर पर 460 अरब से ज्यादा रुपए वो जब से कायम हुई है अब तक रिकवर कर चुकी है, यानी लूटी हुई रकम कौमी खजाने में जमा करा चुकी है। नैब की जानिब से ये तमाम फैक्ट एंड फिगर्स सामने रखे गए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातें चाहती हैं कि नैब ही को सिरे से खत्म कर दिया जाए। आखिर इसकी वजह क्या है, आज प्रोग्राम में जानने की कोशिश करी। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ईमेल एड्रेस, फेसबुक एंड ट्विटर जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिए।